हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 26 है और अभी हम देख रहे थे मौर्यकाल। तो मौर्यकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बता दूँ। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है और इसमें आपका पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन और राजनीतिक स्थिति से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो पिछली जितनी भी वीडियो है आप जाके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये जो सीरीज़ है ये आपके जितने भी संभावित एग्जाम है, जैसे कि LT ग्रेड, TGT, PGT, नेट, KVS या हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी ये जो सीरीज़ है इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, हिस्ट्री 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो आप वहाँ से जाके पिछली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी उनके पास आप सेंड कर सकते हो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है। ये ऑप्शन आपका भाब्रू, बी ऑप्शन है निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, सी ऑप्शन आपका रुम्मिनदेह स्तंभ शिलालेख और डी ऑप्शन आपका बराबरा गुफा शिलालेख। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है सी। कौन सा? रुम्मिनदेह स्तंभ शिलालेख। इसके बारे में मैं बता दूं तो इसमें करारोपण के साथ साथ बुद्ध के जन्म का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना इसके बारे में, तो हम वहाँ से देख सकते हो। और इसमें जो रुम्मिनदेह जो अभिलेख है इसमें उद्बलिक शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से शब्द का? मैं लिख देती हूँ, ये आप नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उद्बलिक, उद्बलिक शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ था करों से मुक्ति। तो मान लो अगर कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पे उद्बलिक शब्द का प्रयोग मिलता है, तो वो आपका रुम्मिनदेह स्तंभ लेख है। ठीक है, और ये जो आपका रुम्मिनदेह स्तंभ लेख है इसको जॉर्ज ब्यूलर ने इसका रुम्मिनदेह लेख का अनुवाद किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज ब्यूलर। जॉर्ज ब्यूलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जॉर्ज ब्यूलर ने रुम्मिनदेह स्तंभ लेख का अनुवाद किया था। ठीक है, और ये जो शिलालेख है ये इसकी जो टाइमिंग है वो लगभग 249 ईसा पूर्व में लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? 249 ईसा पूर्व में, और जॉर्ज ब्यूलर ने इसका अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही था? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ यानी कि प्रशासनिक विभागों का उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका 16, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है आपका 15। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है सी। कितने तीर्थ का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका 15। और ये तीर्थ क्या थे? तो जो विभाग होते थे उनको ही तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थ में जो उच्च स्तर के कर्मचारी होते थे उनको महामात्र कहते थे। क्या कहते थे? महामात्र। तो मान लो कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि महामात्र किसको कहते थे, तो जो तीर्थ के उच्च स्तर के जो कर्मचारी होते थे उनको महामात्र कहते थे। और कौटिल्य ने तीर्थ की संख्या क्या बताई है? तीर्थ मतलब विभाग की, तो 18 बताई है। और कौटिल्य आगे ये भी बताते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 28 मतलब जो अध्यक्ष थे उनकी संख्या कितनी थी? तो कुल 28 थी। अध्यक्षों की जो संख्या थी उनके अर्थशास्त्र में 28 थी, और तीर्थ कितने थे? आपके 18 थे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या था? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य वंशी शासकों में किसने केवल कश्मीर पर शासन किया था। ए ऑप्शन आपका बृहद्रथ, बी ऑप्शन है दशरथ, सी ऑप्शन है संप्रति और डी ऑप्शन है जालौक। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो है डी, जालौक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवेदक का कार्य था। ए ऑप्शन है राजस्व एकत्र करना, बी ऑप्शन है सेना का नेतृत्व करना, सी ऑप्शन है प्रांतों का शासन करना और डी ऑप्शन है घटनाओं की सूचना देना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका डी। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो ये प्रतिवेदक क्या था? प्रतिवेदक का मतलब था विशेष रिपोर्टर। विशेष रिपोर्टर, विशेष रिपोर्टर, ये प्रतिवेदक का अर्थ था, ये नोट कर लेना आप।
और जो अशोक का ये जो छठा लेख है उसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों यानी कि विशेष रिपोर्टरों को या फिर प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में जानकारी दे सर्वत्र मैं प्रजा का कार्य करता हूँ और लोकहित से बढ़कर और कोई काम नहीं, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मैं प्रजा ऋण से मुक्त हो जाऊँ। तो ये इसका कथन कहाँ मिलता है? तो आपका ये आपका छठे लेख में प्राप्त होता है। और कौन कहता है? तो अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ये क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में हो चुका है। ये आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पिछले वीडियो में हो चुका है, ये भी हो चुका था। यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में भवनों का निर्माण चलो इसका आंसर मैं बता ही दे रही हूँ। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? ए ऑप्शन आपका राजस्व कार्य, बी ऑप्शन है न्यायिक कार्य, सी ऑप्शन आपका धार्मिक कार्य और डी ऑप्शन आपका सैन्य कार्य। तो इसमें जो सही आंसर था वो आपका न्यायिक कार्य। और ये कब इनको न्यायिक कार्य मिलता है? तो 26वें वर्ष थे। तो पहले कौन सा कार्य करते थे जो आपके रज्जुक होते थे? तो वो भू राजस्व करते थे, पहले भू राजस्व, और 26वें वर्ष से इनको न्यायिक कार्य दिया गया। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो आप डीप में देखना होगा तो वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था? ए ऑप्शन है आपका राजुक प्रादेशिक युक्त, बी ऑप्शन है आपका युक्त रज्जुक प्रादेशिक, सी ऑप्शन है आपका प्रादेशिक युक्त रज्जुक और डी ऑप्शन है आपका प्रादेशिक रज्जुक युक्त। इसमें जो सही आंसर था वो आपका है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था, जिसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है? ए ऑप्शन आपका कौसाम्बी से, बी ऑप्शन है कुम्भरहार से, सी ऑप्शन आपका अतरंजी खेड़ा से और डी ऑप्शन आपका तक्षशिला से। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका बी, कुम्भरहार से। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो कुम्भरहार से एक स्तंभ और स्पूनर को 72 स्तंभों की प्राप्त हुई है। वॉडेल जो थे, वॉडेल को अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि वॉडेल को कुम्भरहार से कितने स्तंभ, तो एक स्तंभ मिलता है, वॉडेल को एक स्तंभ मिलता है। और जो स्पूनर थे, स्पूनर को 72 स्तंभ मिलते हैं, स्पूनर को 72 स्तंभ मिलते हैं। और इसके बारे में मेगास्थनीज और इलियट जो थे उन्होंने बोला है कि कुम्भरहार के 80 स्तंभों वाले भवनों को शूशा और एक बतना के राजमहल से श्रेष्ठ बताई। तो ये किसने बताया है? तो ये आपका मेगास्थनीज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ मैं, मेगास्थनीज और इलियट ने, मेगास्थनीज और इलियन ने बोला था। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि ये जो कुम्भरहार के 80 स्तंभ हैं वो शूशा और एकबतना के राजमहल से भी श्रेष्ठ थे। ये कथन किसका है? आपका मेगास्थनीज और इलियन का है। और फायान ने ये जो का ये जो राजप्रसाद था, तो फायान ने इस राजप्रसाद को देव निर्मित बताया था। किसने बताया था? तो फायान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ मिला है? ए ऑप्शन आपका सारनाथ, बी ऑप्शन है रामपुरवा, सी ऑप्शन आपका संकिसा और डी ऑप्शन आपका सांची। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है बी, रामपुरवा। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से रामपुरवा से वृषभ की मूर्ति मिलती है। और आपका संकिसा जो है, ये संकिसा अगर मान लो पूछ देता है कि गज मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जो संकिसा का स्तंभ था यहाँ से गज मूर्ति मिलती है। कहाँ से मिलती है? संकिसा स्तंभ से। ठीक है, सारनाथ से क्या मिलता है? तो सारनाथ और सांची से 4 सिंह एक साथ पीठ पे सटाए हुए मतलब बैठे हुए मिलते हैं, और सांची और सारनाथ से मिलता है ये, इन दोनों जगह से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था? बी, रामपुरवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये ऑप्शन आपका अशोक, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन है कनिष्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ए, अशोक। इसके बारे में मैं बता दूं सांची के स्तूप के बारे में, तो ये जो सांची का स्तूप था ये अपने अलंकृत तोरणों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? अलंकृत तोरणों के लिए। और इसका ये जो तोरण थे इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया था वो सातवाहन ने करवाया था।
ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि सांची के स्तूप में सांची के स्तूप में जिन तोरणों का प्रयोग किया गया है या जिन तोरणों के लिए सांची का स्तूप प्रसिद्ध है उनका निर्माण किसने करवाया था। तोरण की बात कर रही हूँ, स्तूप की बात नहीं कर रही हूँ। तो जो तोरण का निर्माण करवाया था वो सातवाहन ने करवाया था, और स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या था, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप के निर्माता थे, ए ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है बिंदुसार, और डी ऑप्शन जो है आपका अशोक। तो ये आपको बता ही दिया, ये डी। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी जो खोज की गई थी 1818 में किसने किया था, जनरल रॉयलट ने किया था। जनरल रॉयलट ने 1818 में किया था। और इसके बारे में मैं बता दूं, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि चूने के बिना की हुई चुनाई का पहला नमूना कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका जो प्राप्त होता है वो सांची स्तूप से मिलता है। जो कि चूने के बिना की हुई चुनाई का पहला नमूना जो है सांची का स्तूप है। और सांची के स्तूप को महाचैत्यगिरी कहा गया है। क्या कहा गया, महाचैत्यगिरी। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि महाचैत्यगिरी किसे कहा जाता है, तो वो आपका सांची के स्तूप को कहा जाता है। और गुप्त युग में ये जो महाचैत्यगिरी था इसको क्या कहते थे, तो गुप्त युग में इस महाचैत्यगिरी को काकनाद बोट कहते थे। क्या कहते थे, काकनाद बोट। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि काकनाद बोट क्या था, तो ये आपका महाचैत्यगिरी था। ठीक है। और किसको कहा गया है, तो ये सांची के स्तूप को कहा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। और ये काकनाद बोट कब कहा गया, तो ये गुप्त पीरियड में बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा और बता दूं मैं थोड़ा सा इसमें, ये जो सांची का स्तूप है यहाँ से 3 स्तूप मिले हैं। और यहाँ से 3 स्तूप मिले हैं, कौन कौन से स्तूप मिले हैं, तो यहाँ से पहला स्तूप है आपका महास्तूप या पैगोडा। दूसरा स्तूप जो है एक दूसरा स्तूप है, और एक तीसरा स्तूप है। तो जो महास्तूप और पैगोडा है उसमें बुद्ध के धातु अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कब किसके धातु अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बुद्ध के। और सुंगों ने महास्तूप का जो आकार था वो दुगना कर दिया था। अशोक ने इसको ईंटों के माध्यम से बनवाया था, लेकिन जो शुंग थे, पहले अशोक ने इसको किसने बनवाया था, अशोक ने ईंट से बनवाया था। लेकिन जब शुंग आते हैं तो वो इसका आकार दुगना कर देते हैं। और जो इसकी रेलिंग थी तो वो पहले लकड़ी की थी, लेकिन ये शुंग क्या करते हैं, उसकी रेलिंग पत्थर से कर देते हैं। ठीक है। पहले इसकी रेलिंग कास्ट निर्मित थी और शुंग इसको पत्थर से निर्मित कर देते हैं। और जो दूसरा स्तूप है यहाँ पे वो अशोक के अशोक के धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष हैं। कौन से स्तूप में, धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष किस में है, तो स्तूप संख्या 2 में धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष हैं। धातु अवशेष हैं, ये स्तूप संख्या 2 में है। ठीक है। और अगर मान लो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि 10 धर्म प्रचारकों के नाम कहाँ, अशोक के 10 धर्म प्रचारकों के नाम कहाँ उत्कीर्ण हैं, तो ये अशोक के 10 धर्म प्रचारकों के जो नाम उत्कीर्ण हैं वो स्तूप संख्या 2 में उत्कीर्ण है। स्तूप संख्या 2 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। और जो तीसरा स्तूप है उसमें सारीपुत्र, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो तीसरा स्तूप है उसमें सारीपुत्र और महामोद गलायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। किसकी, महामोद गलायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। तो जो पैगोडा या महास्तूप है उसमें बुद्ध के अवशेष हैं। दूसरे स्तूप में अशोक के जो धर्म प्रचारक थे, 10 धर्म प्रचारकों का जो नाम उत्कीर्ण है उनका अवशेष, धातु पात्र में उनका अवशेष उसमें सुरक्षित है। और जो तीसरा स्तूप है उसमें आपका सारीपुत्र और महामोद गलायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। ठीक है। अच्छा मान लो क्वेश्चन ये पूछते कि क्या सांची के स्तूप का महत्व बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबद्ध है, तो इसका आंसर होगा नहीं। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। ये ध्यान रखना कि सांची का महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबद्ध नहीं था। बस यहाँ पे जो 3 स्तूप मिले हैं तो महास्तूप में उनकी अस्थियाँ, जो महास्तूप है वहाँ पे इनकी अस्थियाँ सुरक्षित हैं।
और जो अस्थियां नहीं है, महास्तूप में इनका बुद्ध के दांत है। क्या है? बुद्ध के दांत। तो मैं कंफ्यूज कर गई थी, अस्थियां नहीं है, बुद्ध के दांत है महास्तूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? ए ऑप्शन आपका गुप्त वंश, बी ऑप्शन है कुषाण वंश, सी ऑप्शन है आपका सातवाहन वंश और डी ऑप्शन है सुंग वंश। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका डी। इसमें क्या था, सांची के स्तूप में मैंने बताया था ना, महास्तूप में जो महास्तूप है उसमें बुद्ध के दांत है, और जो दूसरा स्तूप है उसमें 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्कीर्ण और धातु पात्र में उनके अवशेष सुरक्षित किए गए, और जो तीसरा स्तूप है उसमें सारीपुत्र और महामूद गलैन की अस्थियां सुरक्षित हैं। इसको आप लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मौर्य वंश के बाद किसका शासन आता है? तो सुंग वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? ए ऑप्शन है आपका अशोक, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है आपका कुणाल और डी ऑप्शन है बृहद्रथ। इसमें जो सही आंसर होगा वो है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक 4 संप्रदायों संघ, ब्राह्मण और आजीवक और निगंड का उल्लेख करता है? ए ऑप्शन है शिला प्रज्ञापन 12, बी ऑप्शन है शिला स्तंभ प्रज्ञापन 7, सी ऑप्शन है शिला प्रज्ञापन 13 और डी ऑप्शन है स्तंभ प्रज्ञापन 1। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका स्तंभ प्रज्ञापन 7। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। ये जो 7वां लेख है इसमें अशोक प्रजा के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करता है, और इसमें कहता है कि प्रति 8 कोस पर कुआं, सड़कों के किनारे न्योग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद और सरायों के निर्माण का उल्लेख है। तो किस में उल्लेख है था ये? तो आपका 7वें लेख में ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था? ए ऑप्शन आपका अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राज्य शक्ति को बौना बना दिया, सी ऑप्शन है विशाल सैन्य वाहिनी के रख रखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। डी ऑप्शन आपका ए और बी दोनों। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी। इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो ये जो आपका मौर्यों के पास जो था वो प्राचीन काल की सबसे बड़ी एवं सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़ा प्रशासनिक संवर्ग था, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अतिशय दान दिया था, जिसके कारण मौर्यों का जो आर्थिक ढांचा था वो परवर्ती युग में लड़खड़ा जाता है। यही वजह है कि अंतिम काल में मौर्य शासकों को अपना खर्च पूरा करने के लिए सोने की प्रतिमाएं गलानी पड़ी थी। तो अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि किस वंश के शासकों को अपना खर्चों की पूर्ति के लिए सोने की प्रतिमाएं गलानी पड़ी थी, तो वो आपके मौर्य हैं। और इसके साथ ये भी कहते हैं, पतंजलि बताते हैं कि मौर्य शासक अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाजारों में बिकवाते थे। ये किसका कथन है? तो पतंजलि का कथन है। अपना कोष भरने के लिए देवी देवताओं की प्रतिमाएं बाजारों में बिकवाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी संप्रदायों के सार तत्व की वृद्धि हो? ए ऑप्शन आपका 10वां शिलालेख, बी ऑप्शन है 6ठा शिलालेख, सी ऑप्शन है आपका 5वां शिलालेख और डी ऑप्शन है आपका 12वां शिलालेख। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? ए ऑप्शन आपका अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, बी ऑप्शन है व्यवहार में संयम, सी ऑप्शन है सभी के साथ समान व्यवहार और डी ऑप्शन है पापों से भय। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल सिद्धांत में विजिगीषु के पड़ोसी राज्य को कौटिल्य ने संज्ञा दी थी? ए ऑप्शन आपका आक्रंद, बी ऑप्शन है पार्षणिग्राह और सी ऑप्शन आपका पार्षणिग्राहासार और डी ऑप्शन है आपका आक्रंदासार। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो है आपका बी, पार्षणिग्राह। इसके बारे में मैं बता दूं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके 6ठे अधिकरण में ये आपका मंडल सिद्धांत, कौन से अधिकरण में? 6ठे अधिकरण में ये मंडल सिद्धांत है, और ये और 7वें अधिकरण में उसका षडगुण नीति का उल्लेख करता है। 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत और 7वें में षडगुण नीति।
सद्गुण नीति, ठीक है, सद्गुण नीति। और ये जो मंडल सिद्धांत का जो सार था वो बोलता है कि शत्रु का जो शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। ये किसका सिद्धांत है? ये मंडल सिद्धांत का है। और कौटिल्य ने मंडल में राज्यों की कुल संख्या 12 बताई है। कितनी बताई है? 12। तो मंडल के जो 12 राज्य थे, तो मंडल के 12 राज्यों में ये जो आपका विजिगीषु था ये पहला राज्य पहले आता था, सबसे पहले विजिगीषु आता था। और इसी को केंद्र में मानकर कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत रखा था। किसको केंद्र में मानकर? विजिगीषु को केंद्र में मानकर ये मंडल सिद्धांत दिया था। ये 12 राज्यों में विजिगीषु पहले आता था, ठीक है। और इसके बारे में ये और ये जो पार्षदी ग्राह है ये मंडल का 7वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 7वां राज्य था, जो कि विजिगीषु के पीछे या पड़ोसी राज्य था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही है। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा से देख के फिर उसको नोट कर लीजिएगा। जो मैंने बताया ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी मिलता नहीं है कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है आपका, अशोक के दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन है, अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी है। सी ऑप्शन है, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। और डी ऑप्शन है, अशोक ने उड़ीसा के शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा वो है सी। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो द्वितीय स्तंभ लेख में दिया है। और इसमें वर्णित है कि कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे, कियम चू धम्मे, ये किस में है? तो द्वितीय शिलालेख में है, ठीक है। तो मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि कियम चू धम्मे अर्थात धम्म क्या है, ये कहाँ है? तो द्वितीय शिलालेख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका, जेड्रोशिया मतलब सूची 1 को सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका से सही उत्तर का चुनिए। ए ऑप्शन है जेड्रोशिया, बी ऑप्शन है एरिया, सी ऑप्शन है अराकोसिया और डी ऑप्शन है पैरोपेमीसेड। तो इसमें जो आपका ए का होगा अराकोसिया का क्या है? जेड्रोशिया है। जेड्रोशिया का आपका मकरान तट है, जेड्रोशिया का मकरान तट है। और एरिया का क्या है? एरिया का आपका हेरात है, एरिया का हेरात है। और अराकोसिया का क्या है? तो अराकोसिया का आपका कांधार है। और पेमीसेड का क्या है? तो काबुल है। तो ए का 4 और 2 का 3, ए का 4 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही है, देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है? ये ऑप्शन है आपका अशोक के लेख, बी ऑप्शन है चित्रदूषण मृतभांड, सी ऑप्शन है आपका यूनानी लेखकों के विवरण और डी ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो आपका है चित्रदूषण मृतभांड, क्योंकि ये बुद्ध के जन्म से पहले इसका यूज़ होता था। और मौर्य काल में किसका होता था? तो मौर्य काल में आपका ये उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड का प्रयोग किया जाता था। किसका? उत्तरी काले पॉलिशदार मृतभांड का, पॉलिशदार मृतभांड का। जिसकी टाइमिंग क्या थी? तो इसकी जो टाइमिंग थी वो 700 से 100 ईसा पूर्व तक, 100 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? ए ऑप्शन आपका द्रोणमुख, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका द्रोणमुख स्थानीय संग्रहण कावर्तिक, बी ऑप्शन है स्थानीय कावर्तिक द्रोणमुख संग्रहण, सी ऑप्शन आपका स्थानीय द्रोणमुख कावर्तिक संग्रहण और डी ऑप्शन आपका स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण और कावर्तिक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है आपका सी। इसका जो सीक्वेंस है मैं बता दूं तो सबसे पहले आपका जिला आता है, उसके बाद स्थानीय आता है, फिर द्रोणमुख आता है, फिर आपका कावर्तिक या खावर्तिक है, फिर संग्रहण है, फिर उसके बाद ग्राम है। और जो ग्राम है वो सबसे अंतिम इकाई थी। अब इसमें स्थानीय के बारे में बता दूं तो स्थानीय में आपका 800 ग्राम थे। ये जो स्थानीय है इसमें 800 ग्राम थे। कितने ग्राम थे? 800 ग्राम थे। और आपका ये जो द्रोणमुख है तो स्थानीय के अंदर स्थानीय के अंदर ये जो द्रोणमुख है ये स्थानीय के अंदर 2 द्रोणमुख होते थे और प्रत्येक में 400 ग्राम होते थे। कितने? 400 ग्राम, ठीक है। और आपका ये जो खावर्तिक है, खावर्तिक या कावर्तिक, तो ये आपका 200 ग्राम का समूह था। ये कावर्तिक या खावर्तिक जो था ये 200 ग्राम का समूह था, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है संग्रहण। तो संग्रहण के अधीन कितने गांव थे? तो 10 गांव थे।
ये नोट कर लेना आप। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? ए ऑप्शन है उत्तरकालीय पालिश मृतभांड, बी ऑप्शन है मंडल सूप, सी ऑप्शन है पक्की ईंटें, डी ऑप्शन है चित्रदूषण मृतभांड। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया ही, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? ए ऑप्शन है आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, बी ऑप्शन है आपका रामपुरवा का सिंह स्तंभ, और डी ऑप्शन है बी ऑप्शन रामपुरा का सिंह स्तंभ, सी ऑप्शन आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ, और डी ऑप्शन है सारनाथ स्तंभ। ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि चारों में ये अंकन प्राप्त होता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? ए ऑप्शन आपका विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन है बाणभट्ट, सी ऑप्शन है विशाखदत्त, और डी ऑप्शन है भारवी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, विष्णुगुप्त। सॉरी, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त। सी ऑप्शन सही है, सी सही है इसका। ये इसका नहीं, ये सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो आपका ये अशोक के किस स्तंभ पर मोर का उत्कीर्णन किया गया, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो आपका लौरिया नंदनगढ़ पे किया गया। किस पे किया गया? लौरिया नंदनगढ़ पे किया गया। और किसने देखा था इसको? ये जो मोर का जो उत्कीर्णन था वो ग्रून बेडेल ने देखा था। किसने देखा था? बेडेल ने ग्रून बेडेल ने। इसे मौर्यों का राज चिन्ह कहा गया है, तो ये आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है ये ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए आपका मौर्य वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।